The Effective Executive, The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. Book by Peter Drucker. Introduction. ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनियां कामयाब हो जाती हैं और बाकी फेल? कुछ एग्जीक्यूटिव्स अच्छा परफॉर्म कर ज्यादा रिजल्ट डिलीवर कर पाते जबकि दूसरे नहीं? क्या वो इन स्किल के साथ पैदा हुए हैं या उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें क्या करना है? इन कंपनियों और टॉप एग्जीक्यूटिव्स का राज क्या है जो उन्हें मार्केट में बने रहने में मदद करता है? वो ऐसा क्या अलग और खास करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होता है। वो जो भी डिसीजन लेता है उसका बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन पर असर होता है। उनके द्वारा लिए गए डिसीजन या उठाए हुए कदम किसी भी कंपनी को या तो ऊंचाई पर ले जा सकते हैं या उसे ज़मीन पर पटक सकते हैं। लेकिन एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है और वो सोच समझकर सही डायरेक्शन में कदम उठाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ये स्किल सीख कर पैदा नहीं होता। इस बुक में आप सीखेंगे कि इफेक्टिवनेस एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आप किसी भी काम को किस तरह करते हैं बस वो मायने रखता है। इस बुक में कुछ खास क्वालिटीज बताई गई हैं जिनका इस्तेमाल कर इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुल हुए हैं। तो क्या आप एक ग्रेट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए तैयार हैं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा? अगर हाँ, तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे। नो दाई टाइम। हर एग्जीक्यूटिव के लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कई एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि अपने काम के लिए पहले प्लान बनाना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ये मेथड ज्यादा काम नहीं करता। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पहले ठीक से अपने टाइम को एनालाइज करते हैं। फिर वो अनप्रोडक्टिव और बेकार के काम पर लगने वाले समय को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंसानों को ठीक से टाइम मैनेज करना ही नहीं आता। असल में हम अक्सर समय की सूझ बूझ खो देते हैं। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों को एक अंधेरे कमरे में रखा गया और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों में सेंस ऑफ स्पेस तो बरकरार थी लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना सेंस ऑफ टाइम खो दिया था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को लाइट जलाकर दोहराया गया। उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो उस कमरे में कितनी देर से बंद थे। इसलिए टाइम का ट्रैक खो देना और समय बर्बाद करना हम सभी करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हर एग्जीक्यूटिव को सीखना होगा कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। कई एग्जीक्यूटिव्स को बेकार का काम सौंप दिया जाता है जिस वजह से उनका बहुत टाइम बर्बाद होता है, लेकिन जॉब की वजह से उन्हें इस प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। एक बार एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि उसकी जॉब का एक हिस्सा ये भी था कि उसे हर रात डिनर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। इसमें उसका बहुत समय बर्बाद होता था लेकिन फिर भी वो इसे टाल नहीं सकता था। बेकार के काम में समय बर्बाद करना एक एग्जीक्यूटिव के काम का जैसे एक हिस्सा होता है। इसलिए ज्यादातर एग्जीक्यूटिव्स अपने डेली रूटीन में कम से कम समय देकर समय बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो अनप्रोडक्टिव होना हुआ ना। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको हर काम या एक्टिविटी के लिए ज्यादा समय देना चाहिए, और अगर आप अपने एम्प्लॉइज के साथ एक अच्छा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको उनसे बातचीत करने के लिए भी समय देना होगा। एक एग्जीक्यूटिव किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का रोल निभाता है और उसे कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत साबित होता है। आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर एग्जीक्यूटिव इसके लिए पूरा टाइम लेते हैं। कमिटमेंट देने से पहले वो कई बार अपने डिसीजन के बारे में सोच विचार करते हैं। एल्फ्रेड पी स्लोएन जूनियर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल मोटर्स के कभी सीईओ हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती तो एल्फ्रेड कभी भी तुरंत फैसला नहीं लेते थे। वो पहले टेस्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आते थे। कुछ दिनों और हफ्तों के बाद वो दोबारा उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते। अगर फिर से उनका डिसीजन वही होता तभी उसे अप्लाई किया जाता था, वरना नहीं। इसी तरह एक दूसरे केस में एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लंबे समय से गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से काम संभाला था लेकिन बाद में उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी।
अब ना तो उन्हें काम से निकाला जा सकता था और ना ही उनकी मौजूदा पोजीशन से उन्हें नीचे की पोजीशन दी जा सकती थी, क्योंकि कंपनी उनके सालों की सर्विस और वफादारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर थे तो कंपनी को उनके गलत फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। उस कंपनी के डायरेक्टर और डेप्यूटी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाल पाए। बाद में जब उन्होंने उस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा समय निकाला तो उन्हें उसका हल मिल गया। वो इतना आसान सा उपाय था जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था कि उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव को उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को हटाएं जो समय बर्बाद करते हैं। पहला स्टेप ये पहचानना है कि सिस्टम की कमी के कारण कौन से काम समय बर्बाद करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज को काम पर रखना, बहुत ज़्यादा मीटिंग बुलाना और गलत चीज़ों पर ध्यान फोकस करना बहुत समय बर्बाद करता है। हैरी हॉपकिंस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के सलाहकार थे। पेट के कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए हॉपकिंस ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने का फैसला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उस हालत में भी कंपनी से जुड़े हर इंसान से बढ़कर परफॉर्म किया था। अगर आप एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। आपको बैठकर लिखना होगा कि आपका समय किन किन चीज़ों में लग रहा है। इस तरह आपको पता चलेगा कि कहाँ समय कम देने की ज़रूरत है और कहाँ ज़्यादा। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। What can I contribute? एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपने आसपास देखकर खुद से पूछता है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए और क्या कर सकता हूँ। कई एग्जीक्यूटिव्स अच्छा परफॉर्म करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज़ के रिजल्ट के बजाय अपने एफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उनका एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि वही तो सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जीक्यूटिव कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। एक बड़ी कंपनी के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर काम करते थे। वो कई सालों से उस कंपनी से जुड़े हुए थे। साइंस का बैकग्राउंड ना होने के बावजूद वो साइंटिफिक टॉपिक पर भी लिखा करते थे। लेकिन उनके काम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो एक मंजे हुए अच्छे राइटर नहीं थे। उनके रिटायर होने के बाद एक प्रोफेशन को काम पर रखा गया जो हाई क्वालिटी का काम कर रहा था। नए डायरेक्टर के आने से उस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ था। पब्लिकेशन अब ज़्यादा प्रोफेशन हो गया था, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि अब उनके टारगेट ऑडियंस ने उनका आर्टिकल पढ़ना बंद कर दिया था। एक साइंटिस्ट ने इसके जवाब में कहा कि उन्होंने पढ़ना इसलिए बंद किया क्योंकि अब आर्टिकल उन पर लिखे जा रहे थे। वो सभी उस पुराने डायरेक्टर को पसंद करते थे क्योंकि वो आर्टिकल उनके लिए लिखते थे। अब यहाँ पुराने डायरेक्टर इसलिए इफेक्टिव बने रहे क्योंकि वो लगातार खुद से सवाल किया करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आर्टिकल को पढ़े, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें एहसास हुआ कि जितने भी यंग साइंटिस्ट थे उन्हें उन सब में उनकी एजेंसी में काम की दिलचस्प को जगाना होगा। बस उसके बाद हर फैसला इसी बात को ध्यान में रखकर लिया जाने लगा। उनका मानना था कि पब्लिकेशन की क्वालिटी मायने नहीं रखती, इसके बजाय ज़्यादा साइंटिस्ट को उनकी एजेंसी में जॉब करने के लिए अट्रैक्ट करना ज़्यादा मायने रखता है। जब आप खुद से सवाल करते हैं कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, तो आप अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में जान पाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव खुद से ये सवाल नहीं पूछता है तो उसका गोल भी बहुत छोटा होता है और उसका कंपनी में योगदान भी बहुत कम होता है। जब एक एग्जीक्यूटिव कंट्रीब्यूट करने पर फोकस करता है तो उससे कंपनी के लोगों पर भी असर पड़ता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल तब सामने आया जब किसी हॉस्पिटल में एक नए एडमिनिस्ट्रेटर ने काम करना शुरू किया। पहली स्टाफ मीटिंग के दौरान एक बड़ी प्रॉब्लम जिसका वो सामना कर रहे थे उसके लिए एक डिसीजन लिया गया। तब एक नर्स ने पूछा, क्या नर्स बेंडा इससे सहमत होंगी? उसके बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई। नए एडमिनिस्ट्रेटर को बाद में पता चला कि नर्स बेंडा ना तो किसी ऊंचे पोजीशन पर थी और ना ही कोई खास मेंबर थी, वो तो औरों की तरह एक आम नर्स थी। लेकिन जो बात उन्हें आम से खास बनाती थी वो ये थी कि वो हमेशा खुद से पूछती रहती थी, क्या ये मेरे पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा, जिस वजह से उनके यूनिट के पेशेंट हमेशा जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक हो जाते थे। ये देखकर वहाँ की हर नर्स अब इस बात को फॉलो करने लगी थी।
वो सब भी खुद से पूछने लगी थी, क्या ये हमारे पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट साबित होगा? भले ही नर्स बेंडा को रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए एक मिसाल और हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। जब हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का वादा कर लेते हैं, तब हम ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। आज एग्जीक्यूटिव्स इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्हें एक ऊंची पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है, तब भी वो वही करते रहते हैं जो पहले कर रहे थे और वही उनके फेलियर का कारण बनता है। आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन के लगभग हर इंसान ने हायर एजुकेशन हासिल की है और वो काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन इस नॉलेज को आइडिया और कॉन्सेप्ट में बदलना हर किसी को नहीं आता। इफेक्टिव बनने के लिए किसी एक एरिया में फोकस करना चाहिए और उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको काबिल और इफेक्टिव कहा जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट देने होंगे, जो सिर्फ नॉलेज को अप्लाई करने से ही पाया जा सकता है। कई एग्जीक्यूटिव्स अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, जिनमें एल्फ्रेड स्लोएन भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके एम्प्लॉइज उन्हें बहुत सम्मान और अहमियत देते थे। इसका कारण ये था कि उन्हें भी कंपनी का इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता था। नीचे लेवल पर काम करने के बावजूद उन्हें बड़े डिसीजन लेते वक्त शामिल किया जाता था। एल्फ्रेड इन फैसलों को लेने में वक्त जरूर लगाते थे, लेकिन उनके डिसीजन हमेशा अच्छे और सही साबित हुए क्योंकि वो हर एक की भलाई को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते थे। अगर आज आप एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, तो नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल तक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने पर ध्यान दें। अगला स्टेप है टीम वर्क को बढ़ावा देना। उसके बाद आप खुद को और दूसरों को डेवलप करने पर फोकस करें। हमेशा बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझ कर लें, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा समय दें और हमेशा ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जो चीज़ों को पहले से बेहतर बना सके। मेकिंग स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव। अगर हम कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक की ताकत पर फोकस करता है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उस ताकत को यूज करने के बारे में सोचता है। वो जानता है कि कंपनी में जो लोग प्रमोशन पाने के लायक हैं, वही कंपनी की असली ताकत हैं। प्रेसिडेंट लिंकन केंटकी में पले बढ़े थे, जहां उन्होंने शराब से होने वाले बुरे असर को बहुत करीब से देखा था। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उन्होंने ऐसे जनरल्स को सिलेक्ट किया था जो किसी तरह का नशा नहीं करते थे। हालांकि ये जनरल काबिल थे, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस और पक्का इरादा नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि काबिल ऑफिसर्स होने के बावजूद अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स 3 सालों तक जंग हारते चले गए। अंत में प्रेसिडेंट लिंकन ने जनरल ग्रांट को सिलेक्ट किया। हालांकि वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे, उन्होंने योजना बनाने में और आर्मी को लीड करने में अपनी काबिलियत को साबित किया था। इसके कारण अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स साउथ के स्टेट्स के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब हुए। इस घटना से प्रेसिडेंट लिंकन ने सीखा कि एक आदमी की ताकत इस बात से तय नहीं की जा सकती कि वो कितना शांत है या नशा नहीं करता है या उसमें कोई ऐब और कमी नहीं है। कमी तो हम सब में है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी को अमेरिका के सदर्न स्टेट के कमांडर जनरल ली ने इस्तेमाल किया था। उनकी आर्मी के जवान शराब पीने के कारण बदनाम थे, लेकिन जनरल ली जानते थे कि ये खोट मायने नहीं रखती क्योंकि वो सब आर्मी को अच्छे से लीड करने के काबिल थे। उन्होंने इस खूबी का फायदा उठाया और इस तरह वो लिंकन की आर्मी को हरा पाए थे। इसलिए एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इस बात पर फोकस करने के बजाय कि एक आदमी क्या नहीं कर सकता है, वो इस बात पर फोकस करता है कि वो क्या कर सकता है। वो जानता है कि अगर किसी इंसान की ताकत को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कमजोरी मायने नहीं रखती। कहते हैं कि जनरल ली की आर्मी के एक जवान ने उनके आर्डर को तोड़ दिया था, जिस वजह से उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। वैसे तो जनरल ली बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन इस बात को सुनकर वो आपे से बाहर हो गए। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उनकी टीम के एक मेंबर ने उस जवान को निकालने की बात कही। जनरल ली उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत काबिल है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता। इसलिए एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अच्छे से जानता है कि उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉई का काम अपना काम ठीक से करना होता है, ना कि अपने बॉस को खुश करना।
तो आप खुद को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? हर कोई यही शिकायत करने में बिजी है कि वो क्या नहीं बदल सकते। वो इस बात पर फोकस बनाए रखते हैं कि उनकी कंपनी, गवर्नमेंट वगैरह उन्हें क्या नहीं करने दे रही है। लेकिन एक इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव शिकायत नहीं करता बल्कि इस बात पर ध्यान देता है कि वो क्या कर सकता है। अपनी ताकत को प्रोडक्टिव बनाने का बस यही एक तरीका है। एक एग्जीक्यूटिव का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने साथ वालों की ताकत और खूबियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करना। बॉस को मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव जानता है कि ये कैसे करना है। अपने बॉस की ताकत को सामने लेकर आएं। आपको समझना होगा कि हम सब गलतियां करते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ उनकी गलतियों को देखेंगे तो आप निराश होते जाएंगे। उनकी खूबियों पर ध्यान देना और उसका फ़ायदा उठाना सीखें। इस तरह आपके सुपीरियर को लगेगा कि वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और इसी में जीत छुपी होती है। अगर आपके सुपीरियर को पॉलिटिक्स का अच्छा नॉलेज है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आने पर उनसे मदद लें ताकि वो नई और अच्छी पॉलिसी या सल्यूशन के बारे में बता सकें। अंत में याद रखें कि एक इंसान की कमियां उसकी खूबियों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अगर आप लोगों की ताकत पर फोकस करेंगे तभी आप इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे। इसके अलावा अपनी पूरी एनर्जी को इस बात पर लगाएं कि आप क्या कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उस पर टाइम वेस्ट ना करें। हमेशा याद रखें कि आप तभी अच्छे एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे जब आप अपने सुपीरियर और एम्प्लॉइज की कमियों को देखने के बजाय उनकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। द एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना एग्जीक्यूटिव का एक इम्पोर्टेंट काम होता है। कभी कभी डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन इसका कंपनी पर बहुत बड़ा असर होता है। एग्जीक्यूटिव जानते हैं कि डिसीजन लेने में समय लगता है और इसमें कई फैक्टर के बारे में सोचना भी पड़ता है। थियोडोर वेल 1910 के आसपास बेल टेलीफोन सिस्टम के प्रेसिडेंट थे। उन्हें हिस्ट्री के सबसे अच्छे और असरदार डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। जब तक उन्होंने उस कंपनी में काम किया, उन्होंने उसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली प्राइवेट कंपनी बना दिया था। कुछ लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते कि टेलीफोन सिस्टम का बिजनेस एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। अमेरिका के जिन हिस्सों में बेल सिस्टम अपनी सर्विस दे रहा था वहां जबरदस्त ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी। बेल सिस्टम ने लीडरशिप के मामले में कई रिस्क उठाने की हिम्मत दिखाई और वो सालों तक तेजी से ग्रो करते रहे। इसका कारण था वो 4 स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो थियोडोर वेल ने लिए थे। वेल जानते थे कि अगर टेलीफोन सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में बने रहना है तो उन्हें सोच समझकर क्लियर डिसीजन लेने होंगे। यूरोप में टेलीफोन सिस्टम गवर्नमेंट के अधिकार में था और वो भी अच्छे से काम कर रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ जाना बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन वेल समझ गए थे कि कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए उन्हें पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो गवर्नमेंट भी उनके लिए ना कर सके। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक ओर अपना पूरा फोकस कस्टमर पर रखकर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करेंगे और दूसरी ओर प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन वेल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो अपनी अच्छी सर्विस के बारे में झूठे और खोखले वादे नहीं देंगे बल्कि उसे सच में डिलीवर भी करेंगे। वेल को ये भी पता था कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी के जरिए इस बात का ध्यान रखा था कि टेलीफोन सिस्टम पूरी तरह से फ्री इंडस्ट्री ना बन सके। उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि वो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करें ताकि उनकी कंपनी मार्केट से गायब ना हो जाए। वेल का दूसरा बड़ा डिसीजन था ये देखना कि हर एरिया में हर मैनेजर का मेन काम पब्लिक और कंपनी की भलाई के लिए अच्छी पॉलिसी लेकर आना और उसे आगे बढ़ाना होना चाहिए। वेल खुद से पूछते रहते थे, हम कंपनी को डायनामिक और मार्केट में बराबरी की टक्कर देने वाली कंपनी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वो जानते थे कि बिना कंपटीशन के कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और इसका सल्यूशन था अच्छे और बेहतर टेक्नोलॉजी को लेकर आना। इससे बेल लैबोरेटरीज की शुरुआत हुई जो आगे चलकर सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री में से एक बनी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मार्केट में एक इकलौती कंपनी थी जिसने फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था। बेल लैबोरेटरीज इसलिए कामयाब हुई क्योंकि वहां की टीम समझती थी कि नई टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी टिक सकती है जब उसके आगे मौजूदा टेक्नोलॉजी पुरानी और बेकार लगने लगे। जब वर्ल्ड वॉर 1 का समय आया तब बेल सिस्टम ने वेल की इनोवेशन पॉलिसी के कारण बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया।
उनका अगला सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था कैपिटल मार्केट के बारे में। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाती है तो वो फेल हो जाती है। इसलिए वेल कंपनी के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते थे। वो एटी का प्लान लेकर आए जिसने मिडिल क्लास के इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचना शुरू किया। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए छोटा अमाउंट अलग रखते थे। अपने प्लान में उन्होंने इन्वेस्टर्स से वादा किया कि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। इसलिए जब डिसीजन लेने की बात आती है तो एक एग्जीक्यूटिव को उस प्रॉब्लम के नेचर को समझना चाहिए और पूछना चाहिए क्या ये एक आम समस्या है। उसके बाद ही आप उसका सबसे अच्छा और सटीक सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव फीडबैक लेने के लिए भी तैयार रहता है क्योंकि तभी वो जान सकता है कि कंपनी के गोल्स असल में अचीव हुए या नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करना, सही समय पर करना और एक समय में एक ही काम करना इफेक्टिव बनने का सीक्रेट होता है। इसका कारण ये है कि आपको रिजल्ट अचीव करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता। एक एग्जीक्यूटिव जो हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहता है और अपने आसपास के लोगों की ताकत पर फोकस कर उसका भरपूर फायदा उठाता है, वो कम समय में भी बहुत ज्यादा अचीव कर लेता है। काम को ठीक से पूरा करने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। एक सीईओ थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और उन्हें इसका जबरदस्त रिजल्ट मिला। जब उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करना शुरू किया था उस वक्त वो कंपनी काफ़ी छोटी थी और सिर्फ एक ही देश में अपना प्रोडक्ट बेचती थी। लेकिन जब तक वो रिटायर हुए तब कंपनी ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करने लगी थी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बन गई थी। हालांकि वो सीईओ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से बहुत अच्छा रिसर्च किया था। उन्होंने जॉब के पहले कुछ सालों में कंपनी के लिए ज़रूरी हर पहलू पर बहुत रिसर्च किया था। वो जानते थे कि ग्रो करने का एक ही रास्ता है, जो है काम को अलग और यूनिक तरीके से करना। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर देश में दवाओं की खपत के बारे में जानकारी देते थे। सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका था जो था सही समय का इंतजार करना। इसलिए जब गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलावों को लागू किया तब कंपनी ने इंडस्ट्री में एंट्री की। इस तरह कंपनी उन देशों में बड़ी शुरुआत कर पाई जो उनके बारे में नहीं जानते थे और उन्हें पहले से जमी जमाई किसी कंपनी का मुकाबला भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद सीईओ ने उस स्ट्रेटेजी पर फोकस करना शुरू किया जो मॉडर्न हेल्थ की कमियों को पूरा कर सके। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें बताया गया था कि किसी भी पेशेंट के हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, लेकिन पेशेंट को ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी मर्जी से चुन सकते थे कि वो किस तरह की देखभाल चाहते हैं। कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। बहुत कम समय में सीईओ ने कंपनी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया था। कई लोगों ने उनकी दूर की सोच को कम आंका था क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसी चीजें अचीव करने में बहुत समय लग जाता है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग चीजों को इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाते हैं। वो उस टाइम फ्रेम को देखते रहते हैं जो उनके पास है और बस मान लेते हैं कि ये काम अचीव करना तो इम्पॉसिबल है। इफेक्टिव होने लिए आपको उन पुरानी स्ट्रेटेजीज से छुटकारा पाना होगा जो अब प्रोडक्टिव नहीं रहे। इसमें उन पैसों की कटौती करना भी शामिल है जिसे गलत जगहों पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। कल की सक्सेस हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए उन्हें नई स्ट्रेटेजीज डेवलप करते रहना होगा। काम का सिलसिला, अपॉर्चुनिटी का आना और मुश्किलों का खड़े हो जाना कभी बंद नहीं होगा। इसलिए इफेक्टिव तरीके से सब कुछ मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव को इन सभी चीज़ों को एनालाइज कर डिसाइड करना चाहिए कि अभी क्या करना बेहतर होगा और वो कौन सा काम है जो बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि हर काम को पूरा करने के लिए आपके पास हमेशा वक्त की कमी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम कल पर टालते रहे, क्योंकि ये सिर्फ आने वाले कल के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको काम को इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिवाइड करने के लिए ये समझना होगा कि फ्यूचर अतीत से बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर उसे बदलाव करने के मौके के रूप में देखें। अगला स्टेप है एक अलग रास्ता अपनाना, यानी अपना खुद का रास्ता बनाना और उस रास्ते पर अंधाधुन नहीं चलना जिस पर हजारों लोग चल रहे हैं। फाइनल स्टेप है क्लियर गोल सेट करना, वो आपको बड़ी सक्सेस हासिल करने में मदद करते हैं। कंक्लूजन।
तो आपने सीखा कि एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको अपने टाइम की कीमत समझनी होगी। प्लानिंग के बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम के साथ साथ आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ मजबूत और अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी समय देना होगा। आपने ये भी जाना कि एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हमेशा खुद से सवाल करता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव दूसरों की ताकत को अच्छे से यूज करना जानता है। अंत में आपने ये भी समझा कि एग्जीक्यूटिव्स को काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। आपको काम को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से बांटना सीखना होगा कि कौन सा काम अभी करना जरूरी है और कौन सा काम बाद के लिए छोड़ा जा सकता है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। हिस्ट्री के हर जाने माने अच्छे एग्जीक्यूटिव ने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए इन आसान से स्टेप्स को प्रैक्टिस कर उसे अप्लाई किया है। आप भी इन्हें अपनाकर अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस खुद पर यकीन करें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ज्यादा सीखने के लिए अपनी सोच को बड़ा करें क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और अंत में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे।